हो। गुरुकुल के विद्यार्थी के अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इस बात पर चर्चा चल रही थी। कल हमने चर्चा किया था कि विद्यार्थी के अंदर एक विज़न होना चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए कार्य करते समय कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, किस लक्ष्य को लेकर कर रहा हूँ। कार्य करते करते लक्ष्य न भूल जाए और अपने कार्य करने के लिए आवश्यक सभी जो विभिन्न प्रकार के शिल्प निपुणताएं, अनेक प्रकार की कार्य उनको करना आना चाहिए, जो कि जिसमें वो अभ्यस्त हो, उनका काफ़ी अभ्यास हो चुका हो और उस संबंधी सारा जो ज्ञान है वो सारा ज्ञान उसके अंदर होने, कार्य कैसे करना चाहिए, उसमें समस्या आने पे क्या उसका उपाय है, उस संबंधी संपूर्ण जानकारी उनके अंदर हो ताकि कार्य वो ठीक से संपन्न कर सके। कुछ और आगे की आवश्यकताओं की चर्चा करेंगे। एक वाग व्यवहार है, वाणी से व्यवहार करना, ठीक से बोलना, सामने वाले की बातें ठीक से समझना, ये सारा जो है ना, ये बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण व्यवहार का एक हिस्सा है। क्योंकि हम जो भी एक किसी को अपनी भाव संप्रेषित करना चाहते हैं, अपने मन में जो भाव है वो किसी दूसरे को बताना चाहते हैं, तो इसका एकमात्र उपाय, मुख्य उपाय है कि वो है अपने वाणी। हम हाव भाव के द्वारा भी कुछ अपने भाव को बता सकते हैं, किंतु उसकी बहुत छोटी सी सीमा है। यदि वाणी को हम प्रयोग करेंगे तो अपने भाव को बहुत अच्छे से दूसरों को बता सकते हैं। इसलिए संसार में सभी व्यवहारों में से वाणी के द्वारा जो व्यवहार है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बड़े बड़े कार्य वाणी के द्वारा ही सिद्ध किए जाते हैं। हम देख सकते हैं समाज का एक बहुत मुख्य हिस्सा है राजनीति, जो कि पूरे समाज की दिशा का निर्धारण करने वाला क्षेत्र है, और उसमें जो मुख्य हिस्सा है चुनाव प्रचार। आज के समाज की बात कर रहा हूँ। चुनाव प्रचार क्या होता है? अपने अपनी बातें राजनीतिक दल अथवा नेता लोग बताते हैं, वाणी के द्वारा ही बताते हैं। वो अपने भाषण के द्वारा, विभिन्न प्रकार की साक्षात्कार, इंटरव्यू आदि के द्वारा अपनी बात, हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, दूसरे में क्या कमी, हमारे अंदर क्या खूबी, ये बताते हैं। और उसी से प्रभावित होकर लोग उनको अपना मत देते हैं, वोट देते हैं। हम कई बार देखते हैं जो जितना ज़्यादा लोगों को अपनी वाणी के द्वारा प्रभावित किया वो जीत जाता है। और भूल से किसी पार्टी का कोई नेता कोई गलत बयान दे दिया, गलत बात कह दी, भले अपनी दृष्टि से वो बात सही हो, किंतु उसका अर्थ गलत निकल गया, लोगों को अच्छा नहीं लगा, वो पार्टी हार जाएगी। यही स्थिति व्यापार के क्षेत्र में। जो बहुत अच्छी प्रस्तुति जो कर सकता है अपने वस्तुओं के बारे में, वो वस्तु बिक जाती है। जिसकी बहुत अच्छी प्रस्तुति नहीं होती, भले वस्तु बहुत अच्छी हो, किंतु उसकी प्रस्तुति अच्छी ना होने से वो नहीं बिकेगी। ये हम देखते हैं व्यवहार में। तो इस वाणी को लेकर आज किसी भी आधुनिक विद्या प्रणाली में प्रशिक्षण की कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, किंतु हमारे गुरुकुल व्यवस्था में यह प्रशिक्षण दिया जाता था। किस किस प्रकार के विषय है देखेंगे। एक तो अपने भाव को सही तरीके से प्रस्तुत करना। अपने मन में कुछ भाव है, उसको प्रकट करने के लिए सही शब्दों को चुनना। यदि हम सही शब्दों को नहीं चुनेंगे तो अपने भाव को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। हम कुछ बोलना चाहते ही बोले कुछ और
सामने वाले को कुछ और समझ में आ गया, फिर हमारा बोलने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। और हर बार व्यक्ति आपसे स्पष्टीकरण नहीं पूछेंगे। अनेक बार ये होगा कि आपने बोल दिया, वो सुन के चला गया, अपने को जो समझ में आ गया वो समझ के चला गया, तो बिल्कुल सारा जो है ना हमारा बोलना अनर्थक हो गया। अब आगे सुनकर समझना सामने वाले का। हम जब सामने वाले की बातें सुनते हैं, कई बार पूर्वाग्रह से युक्त होते हैं और उनकी बातों का अर्थ अपने आप कुछ और निकल लेते हैं, तो इनका तो ये भाव होगा। कई बार होता है ऐसा, आप देख सकते हैं। सामने वाला बोलता कुछ है, उसको कुछ हम अपने चश्मे से देखकर अपने अनुसार अर्थ निकाल के उत्तर देते हैं। जो उन्होंने बात की उसका कोई तालमेल होता नहीं, वह भी व्यवहार में हम पराजय को प्राप्त करते हैं। कारण यह है कि हम ठीक से सुनकर समझने की क्षमता नहीं रखते, अपने अंदर वो संतुलन नहीं है। हम तटस्थ होकर सुने पहले कि वो कहना क्या चाह रहे, क्या शब्द है, उसका क्या भाव है, उसके मन में क्या है, यह अलग बात है। उसके मन में जो है उन्होंने बोला नहीं है, उसके मन में होगा, वो भी होगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। उसको लेकर आप प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। यदि आपको लगता है उसके मन में कुछ और भाव छुपा हुआ है, तो आप उनकी बातों का उत्तर देते समय अपने मन में कुछ और भाव छुपा के उत्तर दीजिए, पर उत्तर उन्हीं की बातों का देना होगा। या फिर साफ साफ कहना होगा कि तुमने भले ये बोला हो, तुम्हारे मन में ये होगा, वो गलत है। यदि परिस्थिति इसकी अनुमति देती है तो आप ऐसा कह सकते, पर उनके कहे हुए बातों का ही वो जिम्मेदारी लेगा। जो भी सामने वाला, आप कुछ और मानकर उत्तर देंगे तो समाज में आपको नीचे देखना पड़ेगा। वो कहेगा कि मैंने तो ये कहा ही नहीं था, ये अपने आप समझ लिया। आपके पास कोई उत्तर नहीं उत्तर देने का। दोषी आपको मानेगा समाज की, उन्होंने कहा ही नहीं था, आपने ऐसा क्यों कहा। और कई बार ये स्थिति होती है, अपने से काफी ऊंचे अधिकारियों से हमें चर्चा करनी होगी किसी विषय पे, यानी हमारा स्तर सामाजिक व अधिकार की दृष्टि से नीचे होगा, सामने वाले का बहुत ऊंचा होगा। किसी विषय पे चर्चा चल रही होगी, वहां उनसे विपरीत हमारा विचार यदि कभी हो, यदि हम तैयार ना हो तो हम दब जाएंगे। हम सोचेंगे कि उनके सामने हम उनकी बात को खंडन करेंगे, हमारा क्या होगा, वो नाराज हो जाएंगे, हमारा तो नाश हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यदि वहां अपने विचार प्रस्तुत नहीं करेंगे तो फिर आपका उनसे चर्चा करने का कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा। आपको अपनी बात रखनी है, पर उस प्रकार रखना है जो जिसका प्रभाव सही पड़े, गलत प्रभाव ना पड़े। आपको अपनी बात रखनी है कि जी मैं तो इस बात पे ऐसा विचार रखता हूँ, इस प्रकार इन कारणों से मेरे विचार मुझे ज़्यादा ठीक लगते हैं उन विचारों से। हेतु प्रमाण आदि के द्वारा अपने बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। चर्चा करने का प्रयोजन यही है कि यदि आपके विचार अलग है तो उनको आप बोलेंगे। यदि आप अपने विचार नहीं बोलेंगे तो चर्चा का कोई प्रयोजन नहीं, तो एक तरफा सुनना होगा। किंतु उस समय आपको ये भी सावधानी रखनी होगी कि आपकी भाषा में ऐसा कुछ भी ना हो जो उनको नीचे दिखाने की तरफ हो, कि आपकी बात गलत मेरी बात सही, तो आपको इतना भी नहीं पता, या इस प्रकार का भाव ना आवे। ना ही आवे कि आप उनको कुछ उपदेश दे रहे हैं, आप ज़्यादा ज्ञानवान हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं, ऐसा भी भाव आपके वाक्यों में नहीं आना चाहिए। क्योंकि वो ऊंचा अधिकारी हैं, उनका सम्मान का पूरा ध्यान रखना है। उनकी हैसियत, अपनी हैसियत, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए वही विनम्रता, वही शालीनता, उन सब के साथ अपनी जो विमति है वो अच्छे तरीके से, केवल विमति बोलना नहीं है,
समझाना होगा कि इस कारण से मेरी बात मुझे सही लगती है, और ना उस पर जोर देना है कि मेरी बात मानो। बहुत अनिवार्य स्थिति हो तो बात अलग है, वरना बहुत ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं, अपनी बात सही तरीके से रखने की आवश्यकता है। आपकी बात सही है और वो बुद्धिमान है तो स्वयं स्वीकार करेगा। और इसी प्रकार अपने से नीचे अधिकारी से बात करते समय भी सावधानी रखनी है। कई बार या तो ये क्या बताएगा मुझे, इस प्रकार की मानसिकता बन जाती है, और उनकी अच्छी बातों से लाभ उठाने की जगह उससे हम वंचित रह जाएंगे। और कई बार अपने नीचे अधिकारी हम पर हावी होने का प्रयास करेंगे तो भी उनकी बातों का लाभ उठाते हुए उनको अपने स्थान समझाना भी बड़े शालीनता से, डांट के तो कर ही सकते हैं, पर उससे व्यवहार टूट जाता है। हर बार डांटना आवश्यक नहीं है। बिना डांटे ऐसी शब्दों का प्रयोग करें कि उनको अपना स्थान समझ में आ जाए। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की व्यक्तियों से व्यवहार करते समय हमें किन प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार की हाव भाव, ये सारी एक विद्या है जो कि गुरुकुल में प्रशिक्षण इस बात का दिया जाता था। आज भी कई गुरुकुलों में इसके कुछ अंश का तो प्रशिक्षण होता ही है। और जहाँ होता है वहाँ के विद्यार्थियों में जो विशेष योग्यताएं हैं वो समाज के सामने उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। कम से कम वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जहाँ गुरु शिष्य संबंध किसी प्रकार से नहीं है, केवल क्लासरूम में पढ़ाने तक टीचर का स्टूडेंट का संबंध है, इससे आगे पीछे कोई संबंध नहीं। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का प्रशिक्षण संभव नहीं है। ये तो दिन भर व्यवहार के समय सुधार करना पड़ता है अध्यापक को अपने विद्यार्थी के अंदर। ये दिन भर जहाँ गुरु के अधीन, गुरु के नज़र में जब विद्यार्थी रहता है, वहाँ पूरे दिन भर के व्यवहार में उनके अंदर अनेक प्रकार की इस प्रकार की बातें देखकर गुरुजी उनको सुधारता जाता है, तब जाके एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसी प्रकार कार्य करने के विषय में सामान्य रूप से दो प्रकार से कार्य किए जाते हैं। एक तो एक कार्य एक व्यक्ति स्वयं स्वतंत्र होकर संपन्न करता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो एक से नहीं हो पाएंगे तो एक समूह बनकर कुछ लोग मिलकर संपन्न करते हैं। दोनों में परिस्थिति अलग अलग है। जो एक व्यक्ति कार्य को संपन्न करता है वहां कुछ अनुकूलता है, कुछ प्रतिकूलता है। अनुकूलता यह है कि वो स्वतंत्र होकर करेगा, उनको किसी के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी एक दृष्टि, अपने एक विचार के अनुसार, अपनी अनुकूलताओं के अनुसार उस कार्य को संपन्न करेगा। वो किस समय उसको शुरू करता है, कितने देर चलाता है, कितना बीच में विश्राम करता है, ये सब उसमें वो स्वतंत्र है। किसी के साथ कोई तालमेल की आवश्यकता नहीं है। पर समस्या ये है कि वो अकेला करना पड़ेगा, सहयोगी नहीं है। तो जो भी उस संबंधी तनाव है, जो भी उस संबंधी पुरुषार्थ है, अकेला को ही झेलना पड़ेगा। जिम्मेदार अंत में वो स्वयं अकेला है। इसी प्रकार जब समूह बनकर कार्य करते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ जाती, तो अपने मन पर दबाव कम हो जाता। अपना एक छोटा सा हिस्सा कार्य है, उतने ही जिम्मेदारी हमारी होगी। ये तो अनुकूलता है। दबाव बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, टेंशन बहुत नहीं रहेगा, क्योंकि यदि कार्य असफल हुआ तो हम अकेला जिम्मेदार नहीं हैं। किंतु कार्य करते समय बाकी सभी के साथ तालमेल बिठाना पड़ेगा। उस पर हमारी अपनी कई प्राथमिकताओं को हमें छोड़ना पड़ेगा। कई हमारी प्रायोरिटीज होते हैं, उनको हमें छोड़ना पड़ सकता है दूसरों के साथ तालमेल के लिए। एक सामान्य सबके लिए अनुकूल एक अनुकूलता बनानी पड़ेगी। आपकी इच्छा है देर से शुरू करेंगे या जल्दी से शुरू करेंगे, नहीं चलेगा।
सबके साथ तालमेल बनकर किस प्रकार करना है उसी प्रकार करना पड़ेगा। यानी व्यक्ति को दोनों प्रकार की क्षमताएं अपने अंदर लानी होगी और वो बिना प्रशिक्षण का नहीं होगा। उस प्रकार का प्रशिक्षण गुरुकुल में दिया जाता है, दिया जाता था, अभी भी कई जगह दिया जाता होगा। जहां दिया जाता है उन विद्यार्थियों की क्षमताओं को अब देखेंगे तो स्वयं पता चलेगा। जहां इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं है, व्यक्ति स्वयं ठोकर खा खा के अथवा पूर्व जन्म के कुछ संस्कारों के कारण उन क्वालिटीज के साथ युक्त होकर निकलता है तो ये तुक्का है, किसी में होगा किसी में नहीं होगा। जबकि कार्य संपन्न करने के लिए क्वालिटीज आज भी आवश्यक है, किंतु प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा, विधिवत प्रशिक्षण कहीं भी नहीं दिया जा रहा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कोर्सेस में बताए जाते होंगे, प्रैक्टिकली उनको उस प्रकार एक व्यवहारिक अनुभव कराने की कोई व्यवस्था नहीं है विधिवत। कई रेयर ट्रेनिंग कैंप्स कुछ ऐसे होंगे, वो अलग बात। एक औपचारिक व्यापक रूप से जो शिक्षा प्रणाली है उसमें नहीं है। और साथ में कुछ और भी बातें हैं। कार्य संपन्न करते समय कई बार अनेक प्रकार की अनएक्सपेक्टेड, कुछ पूर्व अनिर्धारित कठिनाइयां आती है जिनका हमें कोई अंदेशा नहीं था। उस समय कार्य को ना छोड़ते हुए, उन कठिनाइयों को झेलते हुए उसको संपन्न करना। अनेक बार कई प्रकार के तनाव सामने आते हैं, उस तनाव को झेलना, टूटना नहीं। ये अभ्यास गुरुकुल में कराया जाता था। उसकी एंड्योरेंस पावर, सहन शक्ति, कठिनाइयों को झेलने की शक्ति, वो बढ़ाया जाता था तप के द्वारा। इसका तो बहुत विशेष प्रशिक्षण होता था और आज भी होता है। गुरुकुल की व्यक्ति बहुत जल्दी नहीं टूटेगा कठिनाइयों के सामने, क्योंकि कठिनाइयों को झेलना, सब प्रकार की विपरीत स्थितियों को झेलना, उसको अभ्यास कराया जाता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसका कोई प्रशिक्षण नहीं है। हम देखते थोड़ी सी कठिनाई आई, आत्महत्या तक की बातें आती हैं। इतनी ज्यादा आत्महत्या की बातें। गुरुकुल प्रणाली में इसका कोई स्थान नहीं है। इतना कोमल हृदय किसी का रहने नहीं देंगे गुरुकुल में। कोमलता अपनी जगह पर, कोमल भावनाएं भी होती है, उनका स्थान अलग है। किंतु जब कठिनाइयों को सामना करने की बात हो, उनको झेलने की क्षमता इनमें होगी। और वो बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कितने भी योग्य व्यक्ति हो, यदि कठिनाइयों को सामना नहीं कर सकता है तो कोई एक क्षण ऐसा आता है जहां उनको कठिनाइयों को सामना करना अनिवार्य हो जाता है और वह स्ट्रेस को एंड्योर नहीं कर पाता है, ने उस तनाव को झेल नहीं पाता, तो टूट जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, तो आत्महत्या करेगा। हम ऐसे बहुत से घटनाएं देखते हैं आज के समाज में, जो कि गुरुकुल प्रणाली में उनका कोई स्थान नहीं है। तो इस प्रकार योग्य व्यक्तियों का निर्माण ये केवल कक्षाओं में पाठ पढ़ाने से नहीं हो सकता। जैसे आज की प्रणाली में हम कक्षाओं में पाठ पढ़ाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होता है, तो बहुत सीमित मात्रा में स्किल्स का ट्रेनिंग होता है, कुछ बेसिक स्किल्स सिखाए जाते हैं, पर उससे कोई काम नहीं चलने वाला जब तक, जैसे हम देखते हैं आज भी कुछ विषय ऐसा है जहाँ इंटेंस ट्रेनिंग होती है, जैसे स्पोर्ट्स का क्षेत्र है या IAS IPS का ट्रेनिंग होता है, आवासीय प्रशिक्षण होगा,
उनके दिन भर के व्यवहार पर ध्यान दिया जाएगा। क्या खाना है, क्या पीना है, कब उठना है, कब सोना है, कितना व्यायाम करना है, कितना पानी पीना है, यहाँ तक का एक पूरी व्यवस्थित प्रशिक्षण किया जाता है। तो वहाँ का परिणाम अलग होता है, वो आप देख सकते हैं। जहाँ इस प्रकार का आवासीय और व्यक्तिगत निगरानी के साथ प्रशिक्षण दिया जाता है, उसकी परिणाम बहुत ऊंचे निकलते हैं। और यही गुरुकुल प्रणाली है। किंतु गुरुकुल प्रणाली में प्रशिक्षण व्यापक रूप से रहता था। जो आचार्य लोग होते थे, एक परिपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण को ध्यान में रखते हुए निर्माण करते थे। ऐसा ऊपर ऊपर की बात नहीं होती थी, या कुछ आंशिक, जैसे खिलाड़ी है उनको उतना प्रशिक्षण दिया, ऐसा नहीं। एक परिपूर्ण व्यक्तित्व बनाना बहुत सामान्य विषय नहीं है। ये गुरुकुल में होता था। अभी तक तो मैंने उन गुणों का वर्णन किया जो कि एक नेतृत्व को सहयोग करने वाले, यानी नेतृत्व ग्रुप के अंदर निचले तबके के लोगों की बात है। नेतृत्व करने वाले की जब बात आती है, और बहुत ज्यादा योग्य व्यक्ति को तैयार करना होता है, क्योंकि नेतृत्व करना इतना सरल विषय नहीं है। तो इस प्रकार का व्यक्ति को हम जब बनाते हैं, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, उनके अंदर और कौन कौन सी विशेष बातें हैं। तो वहां गुरु शिष्य संबंध एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। और हम ये भी देखते हैं, हम अपनी परंपरा में गुरु शिष्य संबंध के बात बहुत महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। वो संबंध बहुत महत्व का होता है। गुरु के प्रति समर्पण। गुरु के प्रति समर्पण क्यों? इसका कोई परोक्ष लाभ नहीं है, प्रत्यक्ष लाभ है। विद्यार्थी जो होता है वो वही होता है जो अनजान, सब कुछ सीखा हुआ विद्यार्थी नहीं बनता। विद्यार्थी वो होता है जिसको कुछ पता नहीं है, बहुत कम पता है, बहुत ज्यादा उनको सीखना है। और आचार्य वो होता है जो सीखा हुआ, जिसको बहुत कुछ पता है, सब कुछ तो नहीं कहते, किंतु बहुत कुछ पता है। जब विद्यार्थी उसके सामने समर्पित होता है, तभी उसके मन को वो शेप दे सकता है, उसकी पूरे एक मानसिकता को आकार देना होता है। उसके अंदर जो कुप्रवृत्तियां, गलत बातें हैं, उसको हटाना, उसके अंदर जो खूबियां हैं उनको उभारना, ये तभी होगा जब समर्पित होगा। जैसे एक मोटा उदाहरण दो, जैसे नाई के पास जाते बाल कटवाने, नाई कभी सिर को यूं करता है तो ऐसे रखना पड़ेगा, आप हिलाते रहेंगे वो बाल नहीं काटेगा, काटेगा तो कुछ और होगा। वो कहेगा तो ऐसे रखना पड़ेगा, वो यूं कहेगा, ऐसे रखना पड़ेगा। वो जिस प्रकार सिर को मोड़ेगा, जैसा कहने के लिए कहेगा वैसा करेंगे, बाल ठीक से कटेंगे, नहीं तो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार आचार्यों की बात है, वो जैसा कहेंगे वैसे करेंगे तो आपकी मानसिकता बिल्कुल वही बनेगा जो होना चाहिए, जो एक सफल व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। और ये सब वही संभव है जहां आवासीय व्यवस्था के अनुसार विद्यार्थी आचार्य के शरण में कहे, अथवा आचार्य के नजर में, आचार्य के निकट रहकर, जिसको हम संस्कृत में एक शब्द है अंतेवासी, आचार्य के अंदर रहे, आचार्य के नियंत्रण के अंदर रहे। जो जितना ज्यादा समर्पित होता है वो उतना ज्यादा योग्य बनता है, क्योंकि आचार्य उनको उतना ज्यादा अच्छा बना सकता है।
हाँ, शर्त ये भी है कि आचार्य योग्य होना चाहिए। जिस किसी को आपने आचार्य बनाया तो वह समर्पण कोई काम नहीं करेगा। जब योग्य आचार्य हो और फिर आप समर्पित करते हैं तब यह लाभ होगा। आगे जो नेतृत्व करने वाले के अंदर क्या क्या गुण, क्या क्या क्षमताएं होनी चाहिए, ये हम आगे उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए ओम शांति।